10 दिसंबर 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल 8 और 9 दिसंबर जो था वो मैंने कंबाइन कर दिया था, मतलब 8 दिसंबर को वीडियो नहीं आया था तो 9 दिसंबर को कुछ टॉपिक्स कंबाइन कर दिए थे। तो 8th और 9th वाले में ना एक दो टॉपिक रह भी गए थे, वो भी मैं आज कवर कर दूंगा। एंड जिस टॉपिक में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा वो हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो। एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। कल वाले टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने 8th एंड 9th ऑफ दिसंबर के 2 दिन के टॉपिक्स को कंबाइन किया था। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के अंदर रिसेंटली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था। इसको लेकर 2013 में और 2020 में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, दोनों ही बाहर की कंट्रीज से आती हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की जाती है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। FDI में मोर देन 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है और FPI में लेस देन 10% का इन्वेस्टमेंट होता है। ये थोड़ा सा छोटे छोटे की टर्म्स है जो आपको याद रखने होंगे। एंट्री और एग्जिट FDI की डिफिकल्ट होती है एंड FPI की एंट्री और एग्जिट रिलेटिवली ईजी होती है। FDI थोड़ा स्टेबल भी होता है और FPI थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। देन हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात की थी। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमारे पास फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं, गोल्ड के रिजर्व्स हैं, SDRs है जो कि IMF के द्वारा इशू की जाते हैं, एंड एक RTP भी होता है जिसको हम बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हमारे पास कुछ रिजर्व ट्रांच भी होता है। तो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमिक टर्म्स में। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस होता है, BOP क्राइसिस बोलते हैं, इसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। हमारे जो रुपये होता है वो अप्रिशिएट करना स्टार्ट करता है एंड पॉलिसी मेकिंग में ये मदद करता है। सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने बात की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के। 1934 का जो हमारा RBI का एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को 2016 में बनाया था। इनका काम होता है जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, CRR, SLR हो गया, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, इन सबको काम करके इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करना। ये 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। 3 नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और 3 जो होते हैं वो RBI की तरफ से होते हैं। RBI के गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एंड RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। इनको 4 साल के टर्म पीरियड के लिए चूज़ किया जाता है, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। मेजॉरिटी के साथ इनकी वोट की जाती है। अगर वोट का जो होता है वो बेसिकली 3:3 की वोट अगर हो जाती है तो कास्टिंग वोट जाती है गवर्नर के पास। एंड इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये था, मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है उनका एम होता है GDP ग्रोथ पे ऊपर काम करना। RBI का एम होता है जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह होता है ना उनको अपने लेवल में लेके आना। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी जो एंटी रिलीजियस कन्वर्जन्स होते हैं एंड एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन्स हो रहे हैं इनको हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन कम अप विद एन ऑफर। तो कुछ पिटिशन वगैरह डाली गई, तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14, 21 और 25 जो है इनमें इनको इम्पैक्ट करता है अगर किसी का रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंगली एक पर्सन के पास फ्रीडम होती है ऑफ कंसाइंस, वो अपनी मर्जी से अपना कन्वर्जन करवा सकता है, लेकिन कोई फोर्सफुली करेगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं होता। तो ज़रूरत इसलिए कि लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है कभी कभी फ्रॉड तरीके से एंड इंटिमिडेट करके और
बहला फुसला करके एंड थ्रेट दे करके भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, एक पर्सन की फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इम्पैक्ट करते हैं। आर्टिकल 25 इस चीज़ की गारंटी करता है द पीपल हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन। इससे पहले भी कुछ दूसरे भी स्टेट्स हैं, जैसे ओडिशा हो गया, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटका, इन्होंने अपने स्टेट वाइज इस तरह के लॉज बनाए थे। 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास ऐसी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन को लेकर के। तो हमारे पास कोई एक सेंट्रल लॉ नहीं है, लेकिन स्टेट वाइज हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। देखो 1954 से बहुत बार कोशिश की गई थी, प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन पार्लियामेंट ने कभी भी एक ऐसा सेंट्रल लॉ को अप्रूव नहीं किया। प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के लॉज में अंदर, एक तो टर्मिनोलॉजी काफ़ी वेग होती है और माइनॉरिटीज़ को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी लोग इसका सेक्युलरिज्म के नाम पर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एक तो हमारी 2017 की जो पुट्टास्वामी जजमेंट थी कि ये जो हमारा राइट टू प्रिवेसी होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के जजमेंट, इस तरह के केसेस में जजमेंट मेंशन करने के लिए। एंड 2017 का जो हादिया जजमेंट था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो एक पर्सन के पास अपनी खुद की चॉइस होती है अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए। देन हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो कल का किया था वहाँ पर बात की थी हमारे ड्रग एडिक्शन को लेकर। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट में भी देखने को मिला था कि नकली शराब और ड्रग्स वगैरह का जो स्प्रेड था वो इंक्रीज़ हो रहा था। एंड हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था कि ये छोटे मोटे जो लोग होते हैं इनको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो ड्रग के मास्टरमाइंड्स होते हैं उनको पकड़ा जाए। तो ड्रग मेनेंस की अगर बात करते तो इंडिया वो कंट्री है जो बेसिकली गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में आता है। ध्यान रहे मैंने कल भी कहा था, इस पर एक मेंस का क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो गोल्डन ट्राइंगल बनता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस से। गोल्डन क्रेसेंट बनता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक से। 2019 में एम्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंगली 5 करोड़ इंडियंस ऐसे होते हैं जो कैनबीज और ओपियोइड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 8.5 लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स वगैरह को इंजेक्ट करते हैं। एंड अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ये वो रीजन्स है जहाँ पर मोस्टली लोग जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका रीज़न ये होता है ताकि लोग इन्हें स्वीकार कर सके अपना खुद का इकोनॉमिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। मतलब ये इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, इस कारण से लोग ड्रग्स लेते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, लोगों के एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर भी लेते हैं। एंड कभी कभी जो सरकारी जो नियम है, जो प्रावधान है, वो भी इनफेक्टिव रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है इंजरीज, एक्सीडेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज होता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल वेस्ट होता है, लोगों की रिलेशनशिप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन पर इम्पैक्ट जाता है। एंड कुछ डिजीज़ जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी और टीबी वगैरह जैसी डिजीज़ इंक्रीज भी होती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि अपने आप में लीगली अवेलेबल, जैसे टोबैको हो गया, ये लीगली अवेलेबल होता है। एंड हमारे यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की प्रॉब्लम होती है। स्मगलिंग वगैरह पंजाब, असम, यूपी जैसे शहरों में ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं। 2016 में NCORD आया था, उसके बाद सिम्स करके भी एक फंड क्रिएट किया गया था। देन नेशनल फंड आया था कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ का, नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे भी किया गया था। प्रोजेक्ट सनराइज आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 2016 में। देन 1985 का हमारे पास एक्ट भी है, NDPS एक्ट। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। UN की 4 ट्रीटीज़ हैं जो ड्रग्स से कनेक्टेड इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो हमारा जो DPSP आर्टिकल 47 उसमें बात की गई थी कि इस तरह के अल्कोहल प्रोहिबिशन पे काम किया जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज रिवीजन। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताते रहें कि ये रिवीजन वाली चीज़ हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि कल पढ़ा था सारा टॉपिक डिटेल में और भी कुछ 4 या 5 मिनट के अंदर सब कुछ क्विकली एक बार ओवर थ्रू हो गया पूरा का पूरा। तो अगर ये यूज़फुल है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ, अगर लगता है कि ये 4-5 मिनट भी बचाए जा सकते हैं तो मैं इसे डिसकंटिन्यू करता हूँ। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए मुझे। एक टॉपिक जो न्यूज़ में था वो है देयर वाज अ प्ली टू टर्मिनेट द 33 वीक प्रेगनेंसी। अब इंडिया में अबॉर्शन लॉज का क्या स्टेटस है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या 33 वीक पर अबॉर्शन लीगल तरीके से मान्य है या फिर नहीं? तो क्या कॉन्सेप्ट था, पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। 1960 तक जो अबॉर्शन था ना वो इंडिया में इलीगल था, यानी कि आप गर्भपात नहीं करवा सकते थे एंड आपको तकरीबन 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती थी एज़ पर द इंडियन पीनल कोड। तो मिड 1960s में गवर्नमेंट ने शांतिलाल शाह कमेटी बनाई थी और उसको हेड किया था डॉक्टर शांतिलाल शाह ने। उन्होंने डिसाइड किया था कि क्या इंडिया को अबॉर्शन लॉज की रिक्वायरमेंट है या नहीं। फिर शांतिलाल शाह कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक मेडिकल टर्मिनेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, राज्यसभा में, और 1971 में इसे पास करके बनाया गया था हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 1971 का, जो लागू हो गया था 1972 से। अब होता क्या है ना, एज पर द इंडियन पीनल कोड, यानी कि इसमें अगर आप वॉलेंटरली मिसकैरेज करते हो ना तो वो एक तरीके से क्रिमिनलाइज होता है, क्रिमिनल चीज़ होती है, अपराध होता है। वॉलेंटरी मतलब अगर आप अपनी इच्छा से गर्भपात करते हो एज पर द 1860 एक्ट,
है ना। इवन व्हेन द मिसकैरेजेस विद द प्रेग्नेंट वुमेन्स कंसेंट, अगर जो महिला गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, अगर उसकी मर्जी से भी आपने किया है तो भी वो एज पर द इंडियन पिनल कोड वो क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। यानी कि द वुमेन हरसेल्फ और एनीवन एल्स इंक्लूडिंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कुड बी प्रोसिक्यूटेड। अगर आप लोगों ने कोई उसका गर्भपात करने की कोशिश की है, अबॉर्शन करने की कोशिश की है, तो आपको सजा हो सकती है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन बिल के अकॉर्डिंगली अब देखेंगे क्या कुछ होता है। जब ये बिल आया था ना, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस रिक्वायरमेंट होगी। पहली बात, एक सिंगल डॉक्टर का आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा जो नेसेसरी है। अगर आपको अप टू 12 वीक्स तक, मतलब अप टू 12 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन, फॉर एग्जांपल किसी का अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अगर उनको 12 वीक तक उसमें लगता है कि मुझे अबॉर्शन लेना है, देन दे नीड टू टेक अ ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी हो जाती हैं जिसमें 12 से 20 वीक के आसपास भी उनको ओपिनियन लेना पड़ता है, तो उनको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना पड़ेगा। ओपिनियन क्यों लेना है कि क्या वो उस चाइल्ड के लिए, उस बेबी के लिए और जो मदर है उसके लिए वो सेफ है या नहीं है ना। तो क्यों उसमें लाइफ का रिस्क हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन का भी, एंड उनको फिजिकल और मेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं। तो ये तो था 12 से 20 सप्ताह, ये डेट टाइम याद रखो आप, 20 सप्ताह तक, क्योंकि जो टॉपिक है ना हमारा, इसमें 33 वीक्स की बात की जा रही है। अब क्या हुआ, 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया, हमारे ये एक्ट के अंदर बदलाव किया गया था। उन्होंने क्या किया था ना कि जो एडवाइस थी ना उसको अप टू 20 वीक्स तक, पहले 2 डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि एक काम करो 20 वीक्स तक ना सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस पर काम चल जाएगा। उन्होंने लॉ को मॉडिफाई किया और अब क्या था, अगर 24 वीक्स तक, यानी कि उन्होंने 1 महीना और फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अगर किसी को अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है अप टू 24 वीक्स तक, तो अप टू 20 वीक्स एक डॉक्टर की एडवाइस चल जाएगी। अगर 24 वीक्स तक जा रही है बात, तो 2 डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा वो प्रेगनेंसी जो 20 से 24 वीक्स तक एक्सटेंड हो रही हैं, है ना, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया 7 कैटेगरीज की वुमेन हो सकती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट आज भी नहीं चाहती कि आप अपनी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करें, लेकिन कुछ केसेस ना बहुत सीवियर चले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ केसेस के बारे में बात की थी, जैसे कि अगर किसी का कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कोई रेप वगैरह होता है, इंसेस्ट भी होता है, उस कारण से अगर वो प्रेग्नेंट हुए थे और उनको लेट पता चला, है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटना होती है तो वो बहुत टाइम तक शॉक में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ। या फिर कोई माइनर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 से कम होती है, किसी का मैरिटल स्टेटस अगर चेंज हो जाता है ना, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर, मतलब कोई प्रेग्नेंट था और एकदम से सडनली पता चला उनके जो वुमेन थी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, एंड नाउ द वुमेन डू नॉट वांट द चाइल्ड टू बी बॉर्न, तो उस टाइम पर भी। फिर कुछ विमेन ऐसी होती हैं उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, है ना, तो एज पर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी इस क्राइटेरिया को रखा गया था। कुछ विमेन जो होती है मेंटली इल भी होती हैं ना। फिर फीटल मेलफॉर्मेशन, जो गर्भ में जो उनका वो नवजात होता है ना, बच्चा होता है, उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग, को डिजास्टर वगैरह आ जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तो हमारा जो पुराना एक्ट था MTP वाला 1971 का, उसके अकॉर्डिंगली 20 वीक्स तक का तो ओके है, फाइन, आप एक डॉक्टर की सलाह से अपना अबॉर्शन करवा सकते हो अगर आप इन कैटेगरी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि 20 से फर्दर एक्सटेंड हो रहा है टाइम, तो आपकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, तब आप क्या करोगे, आप इन 7 कैटेगरीज में अगर हो तो हम आपको 24 वीक्स तक का अलाउ कर देंगे, बट यहाँ पर आपको 2 डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब इस MTP एक्ट के साथ इश्यूज़ क्या है। अब इस लॉ ने ये तो मान लिया कि विमेन का अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है ना, तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अनमेरिड वुमेन के बारे में कोई बात नहीं बताई। व्हाट अबाउट द अनमेरिड वुमेन। तो उसके बाद ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है ना। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, वो विमेन को हटा करके उसके रीजनल मेडिकल ऑफिसर के पास चली जाती है। यानी कि विमेन अपनी हेल्थ के बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा ना, वो डिसाइड करेगा विमेन की हेल्थ कैसी होनी चाहिए। ये इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में तो ये अनमेरिड वाला जो स्टेटस था ना, ये भी चेंज कर दिया गया अभी रिसेंटली। ये जो मतलब जो मैंने डेटा यहाँ पर मेंशन किया ना, थोड़ा पुराना है, ये अनमेरिड वाला भी चेंज कर दिया गया है, और ये हम लोग कवर भी कर चुके हैं पहले। आज तो इस टॉपिक का फिर से अपडेट आया था, क्योंकि आपको थोड़ा सा MTP एक्ट के बारे में बताना था। तो आगे हम लोग इसमें वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। हमारा जो भारत का जो कानूनी जो पूरा ढांचा है ना, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है एबॉर्शन को लेकर, इसे हम राइट नाउ प्रोग्रेसिव कंसिडर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर विमेन के राइट्स की बात की जा रही है। अगर एक महिला को लगता है कि भाई वो तैयार नहीं है, मेंटली शी इज़ नॉट एबल टू
एक्सेप्ट की वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो हमारा गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर हेल्थ, योर लाइफ, योर चॉइस। अगर आपको अबॉर्शन करा है तो आप अबॉर्शन करा सकते हो, बट अगर आप 20 वीक्स के बियॉन्ड कराओगे ना तो आपकी हेल्थ को नुकसान होने के चांसेस है, आपको फिजिकल मेंटल इंजरी होने के चांसेस है। तो यहाँ तक आप करवा लो, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से गाइडेंस ले लो, उनका ओपिनियन ले लो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इस तरह की विमेन जो होती है ना, वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और प्रैक्टिशनर बोलता है कि एज पर योर हेल्थ, है ना, क्योंकि इंसान है, हर एक की हेल्थ का स्टेटस डिफरेंट होता है। उन्होंने कहा कि आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपको अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, है ना। तो वो महिलाएं नहीं भी कराती, ऐसा भी होता है, उनकी हेल्थ ठीक रहती है इस कारण से। फिर हम लोगों को पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पर और थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है ना। कैसे हम लोग वुमेन पर फोकस कर सकते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स पर कैसे फोकस कर सकते हैं, रादर देन मेडिकल प्रैक्टिशनर को अथॉरिटी दे देना, वो एक्सेसिव पावर दे देना। तो कुछ चीज़ें हैं, इनमें बदलाव किया जा सकता है भविष्य में, एंड कुछ चीज़ें राइट नाउ अच्छी भी हैं, ठीक भी चल रही हैं, तो उन्हें हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए। बस आप ये अपडेट ध्यान रखिएगा, अनमैरिड वुमेन वाला स्टेटस भी चेंज हो चुका है, अब इनको भी अलाउ किया जाता है। ऑलराइट, ये थोड़ा सा पुराना डेटा था इसलिए। ये 20 वीक्स, 24 वीक्स, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, ये भी आप याद रखिएगा। और 7 कैटेगरीज में वुमेन को अलाउ किया गया, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि कौन सा बैकग्राउंड उसमें ठीक रहता है, ये वाइट वाला बैकग्राउंड ठीक है या फिर इसमें मैं जो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड हो जाता है डार्क वाला, ये ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ना, मैं ऑल्टरनेट चलता रहूँगा, एक टॉपिक वाइट में और एक टॉपिक ब्लैक में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो आए थे उसके अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को लगा था कि वाइट ठीक है, कुछ लोगों को लगा था ब्लैक ठीक है। तो ऑल्टरनेट चलते रहते हैं, है ना। एक्चुअल में वाइट वाला जो होता है ना, इससे आंखों के ऊपर थोड़ी देर में दर्द करना स्टार्ट कर देती है, ब्लैक वालों से ना आंखों पर जोर नहीं पड़ता। बट ठीक है, हम दोनों करेंगे ऑल्टरनेट, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे जितना हो सकता है। हमारे पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बात की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉप को लेकर के। नो हाई कोर्ट रिलीफ टू द राघव बहल। अब राघव बहल कौन है, हाई कोर्ट उसको रिलीफ देंगे नहीं देंगे, ये आपका केस नहीं है। यूपीएससी में ये वाली चीज़ें नहीं, आपको लॉ का एग्जाम नहीं देना, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस करना है ना। तो इंडिया में 2002 में हम लोगों ने एक कानून बनाया था, इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका यहाँ पर एक्चुअली GS4 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और GS3 में भी आता है इसका रेलेवेंस, एंड कुछ हद तक GS2 में भी आता है। मनी लॉन्ड्रिंग पर GS3 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। तो हुआ ये क्या था कि इसमें बहुत सारे क्रिटिकल चेंजेस किए गए समय के साथ में, एंड बहुत सारे पिटिशन भी फाइल किए गए थे कि किस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED जो होता है ना, उसको इस एक्ट के अंडर बहुत सारी ब्लैंकेट पावर्स मिल जाती हैं, है ना। उनके पास सर्च करने की, सीज करना, इन्वेस्टिगेट करना, एसेट्स वगैरह को अटैच कर देना, है ना, किसी क्राइम में कैसे प्रोसीड करना है, सारी पावर्स मिल जाती हैं। तो क्या है ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो वर्ड लॉन्ड्रिंग होता है ना, इसको समझने की कोशिश करो। लॉन्ड्री जो वर्ड होता है, जैसे आपके घरों में होता है ना, कपड़े वपड़े धोना होता है लॉन्ड्री, उसमें आप क्या करते हो, आप किसी भी डर्टी चीज़ को क्लीन कर देते हो, है ना। ऐसे ही मनी के केस में होता है, इलीगल तरीके से, है ना, गलत पैसा जो होता है, काला धन जो होता है ना, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मनी का इसका मतलब ही होता है कन्वर्ट कर देना, मिस रिप्रेजेंट करना मनी को, जो इलीगली ऑब्टेन किया गया था किसी गैर कानूनी सोर्सेज से, मेथड से। अब ये अपने आप में कानूनी अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, इसी एक्ट के थ्रू, है ना। इस एक्ट के थ्रू इसको कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी प्रोवाइड किए गए थे। ये जो वर्ड स्टैट्यूटरी होता है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर वर्ड स्टैट्यूटरी आ गया मतलब वहाँ पर कोई एक्ट बनाया हुआ है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। एंड हमारा एक वियना कन्वेंशन भी है, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कुछ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उससे भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। ये कुछ कन्वेंशन हैं, आप इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। UN का कन्वेंशन है अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। एक्चुअल में ये डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं है, पर जो भी ये इलिसिट का मतलब ही होता है इलीगल ट्रैफिकिंग करना, है ना, ड्रग्स वगैरह का। अब हम लोगों ने कल ड्रग्स वाला टॉपिक भी कवर किया था। फिर 1989 का एक बास्ले स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स भी है। बास्ले स्टेटमेंट, प्रिंसिपल का वर्ड का मतलब सिद्धांत होता है। देन 40 रिकमेंडेशंस आए थे हमारे FATF के थ्रू, जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। 40 के आसपास रिकमेंडेशंस आए थे कि भाई ऐसे ऐसे आप स्टेप्स करो, ये चीज़ें फॉलो करो, फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। देन एक UN की जो जनरल असेंबली थी ना, उन्होंने 1990 में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन निकाला था और एक ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी निकाला था कि कैसे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल पर, कंपनीज पर, फर्म्स पे, पार्टनरशिप पे, एसोसिएशंस पे, इनकॉर्पोरेशन में, सब पर लागू होता है। PMLA के अंदर ना हम लोगों ने कुछ समय पहले कुछ बदलाव किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, जरा उनको देख लेते हैं। कि क्लैरिफिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब इसमें पहली बात तो ये था कि जो जिसके ऊपर आपने कोई क्राइम किया है,
है ना, आपने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की है, आपने काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है ना, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से आपने, तो अब उसमें जो प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंस बट वुड ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड इंडल्जिंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटी। कहना ये चाह रहा होता है कि कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंस जो होते हैं ना, शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब हुआ कि जो आपने क्राइम कर दिया है और वो उस एक्ट में मेंशन था, तो उन्होंने कहा था कि उसके अलावा एक तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, है ना, उसके अलावा भी कोई ऐसी दूसरी चीज़ जो उस क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेबल होगी ना, उसके सिमिलर भी होगी, मिलती जुलती होगी, उसको भी अब हम लोग सीज कर लेंगे, कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर सिर्फ ज़मीन जायदाद की बात नहीं की जा रही है, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उनकी भी बात की जा रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग को रीडिफाइन किया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट है दूसरे क्राइम्स के ऊपर, है ना। जैसे कि दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, है ना, और मर्डर वगैरह भी हो सकता है, एंड चोरी वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद इलीगल ये जो मॉनेटरी फ्रॉड्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अमेंडमेंट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को अब आप एक स्टैंड अलोन क्राइम की तरह मतलब देखना स्टार्ट करें अपने आप में। तो सेक्शन 3 जो है PMLA का, उसमें कहा था कि पर्सन शेल बी एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगर उसने किसी भी तरीके से इस क्राइम के अंदर कंसील करने की कोशिश की, उसने कुछ पोजेस किया, उसने कुछ एक्वायर किया, है ना, यूज़ और प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, क्लेम करना किसी अनटेंटेड प्रॉपर्टी को, यानी कि जो चीज़ें उसकी नहीं थी, हर चीज़ जो गैर कानूनी थी ना, अगर उन कैटेगरी में फ़ॉन करेगा, वो अपनी ऑन करता है, मनी पैसा उसके अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है और उसकी प्रॉपर्टी पर ऐसा कुछ काम किया गया होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का था, हर चीज़ में उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर अमेंडमेंट में ये भी बताया गया था कि द पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी इन्वॉल्व इन द ऑफेंसेस टिल द टाइम दैट पर्सन इज गेटिंग द फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज़। जब तक आपको उस काले धन को बदलकर सफ़ेद धन के फ़ायदे मिल रहे थे, तब तक के लिए आपको उसमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट्स किए गए थे इस एक्ट में, उसको लेकर के कुछ इश्यूज़ थे, कुछ कंसर्न्स थे। उन्होंने कहा था कि मिसयूज़ किया जा रहा है पावर का। अब पावर किसके पास है? जनरली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। जब हम लोगों ने ED वाला टॉपिक किया था पहले 2 बार कवर, तब भी हम लोगों ने उसमें बात की थी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ना, ये एक ध्यान रखना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर मेजरली जो एक्ट होता है ना, वो PMLA का ही होता है। तो बहुत अधिक संभावना है इस तरीके की चीज़ों में अपने कभी कभी कुछ लोग ये ना, जो राजनीतिक दुश्मनियाँ होती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अपनी दुश्मनी निकालना चाहती है, उस तरह में मिसयूज़ कर सकती है ना। और एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये FIR की तरह ही होती है, लेकिन ये अपने आप में एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है और ये एक्यूज्ड को नहीं दिया जाता। ऑलराइट, इसके साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है ना, एक्यूज को पता ही नहीं चलता कि भाई उसके ऊपर किस चीज़ के मतलब इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाया गया है ना, क्योंकि ओनली डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द एलिगेशन इज़ द ECIR, है ना। अभी एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ना, उसको बताया नहीं जाता है कि तेरे पे किस चीज़ का इल्ज़ाम है, एलिगेशन क्या लगाया गया है। तो ये भी प्रॉब्लम है ECIR के साथ। कॉन्ट्रास्ट टू द जनरल क्रिमिनल लॉ, अब जो हमारा एक जो नॉर्मल जो जनरल क्रिमिनल लॉ होता है ना, उसके थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। हमारा जो जनरल क्रिमिनल लॉ होता है ना, उसमें होता है कि हर एक व्यक्ति इनोसेंट है, यानी कि निर्दोष है, कब तक? जब तक उसको हम लोगों ने दोषी करार ना दिया हो। लेकिन जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंगली जो बर्डन होता है ना, ये अब एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ना, उस पर चला गया है। यानी कि आपको अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा। दैट मीन इसका ऑपोजिट हो गया है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऑलराइट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें। जनरल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जब तक आपको ऊपर पुलिस वगैरह जो होती है, फिर जो प्रोसिक्यूटर होता है, जब तक आपके ऊपर वो प्रूव ना कर दे, तब तक आप इनोसेंट हो। बट एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया है और आपको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, तो आप गिल्टी हो अंटिल प्रूवन इनोसेंट। एक्यूज्ड इज बाउंड टू बी अ विटनेस, इसका सेक्शन 3 एक्ट का है। वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना अक्यूज के द्वारा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो या फिर नो इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी एक दूसरा ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है ना, फंडामेंटल राइट होता है, ये उसके भी अगेंस्ट जाता है। फिर हमारा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काफ़ी इनएफिशिएंट है इस मामले में, उसको भी लेकर बताया गया था। कन्विक्शन का रेट मतलब होता है, एक होता है कन्विक्शन और एक होता है एक्विशन ना। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट वगैरह करते हो, उस पर इल्ज़ाम लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो, फिर उसका ट्रायल चलता है ना। ट्रायल करने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, या तो उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है या फिर उसको एक्विट कर दिया जाता है। कन्विक्ट करने का मतलब होता है कि उसको अब दोषी करार दिया गया है, कि भाई इसका जो जुर्म था वो साबित हो चुका है, अब इसको सज़ा मिलेगी। एक्विट करने का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जो एक्यूजेशन थे, वो गलत है और ये दोषी नहीं है, इसको निर्दोष साबित कर दिया गया है। अब जो कन्विक्शन का रेट था ना, ये बहुत ही लो है ना। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो केस रजिस्टर होते हैं, लोग अरेस्ट होते हैं, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एक डेटा मेंशन किया गया था। उन्होंने कहा था कि 2005 से लेकर
2013-14 के मामले में 13-14 तक तो जितने भी केसेस आए थे ना, उनमें 0 कन्विक्शन था। एंड 2014-15 से लेकर और 21-22 तक टोटल 888 केस फाइल किए गए थे, 888। उसमें से सिर्फ 23 केसेस जो थे वो कन्विक्शन हो पाए थे, यानी कि उनमें उस व्यक्ति को दोषी करार पाया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा अपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। अब 1957 में इसको रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया था, पहले इन्फोर्समेंट यूनिट होता था, ये तो याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोनों एक्ट के अंडर काम करता है। इसका डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिसेंटली PMLA में अमेंडमेंट्स किए गए थे उनके ऊपर अपना क्या स्टैंड दिया था। तो एक 3 जज का एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये चीज़ें, उन्होंने कहा था कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है ना, ये अपने आप में यूनिक है और ये अपने एक में एक स्पेशल कानून है। लेजिस्लेशन मतलब कानून है, तो उसमें जो पावर दी गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और हमारा जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, यू कैन नॉट कंपेयर देम, है ना, कि कैसे प्रिवेंट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ट्रायल करना है, ये चीज़ें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ECIR को आप FIR के इक्वल लेके मत चलो। FIR के अंदर तो जो एक्यूज होता है ना, जिस व्यक्ति को, भाई एक पर्सन A है, उसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया या तो उन्हें तो हमारे घर में चोरी की थी, तो आप इस पर्सन को पुलिस में जाके कंप्लेन कराओगे, है ना, पुलिस वाले इसके ऊपर नाम पे FIR लिखेंगे, तो FIR में इस व्यक्ति को बताया जाता है कि भाई तेरे नाम पर ये FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ECIR जो होती है ना, आप उसको FIR के इक्वल मत लेके चलो, इसलिए वो अलग चीज़ है क्योंकि उसमें एक्यूज को बताएंगे नहीं कि तेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ऑलराइट, तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये होगा, हमें अपने इंटरनल चेक्स और बैलेंसेस पे काम करना है ना, क्योंकि जिस तरीके से पावर दी गई है हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उसमें उसका पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, लेकिन हमें कंसेंसस पे काम करना पड़ेगा। कंसेंसस मतलब सहमति के ऊपर। प्रोसेस जो होगा ना, इट सेल्फ शुड नॉट बिकम ए पनिशमेंट। अब पनिशमेंट सोचने की कोशिश करो ना, ECIR वाला जो प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा, क्या ये अपने आप में एक पनिशमेंट नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस को ऐसा सिंप्लीफाई बनाओ, इंटेंशन होनी चाहिए सिटीजन्स का वेलफेयर, सिटीजन्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। वो अपने आप में प्रोसेस पनिशमेंट नहीं बनना चाहिए। प्रोसेस शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ऑपरेशनल विजिलेंस, है ना, एक कांस्टेंट तरीके से स्क्रूटनी, पूरी की तरीके से एकदम नज़र रखने की ज़रूरत है अच्छे से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कि कैसे उन्होंने अपने कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। अभी राइट नाउ तो आधे % से भी नीचे इनका कन्विक्शन रेट। अगर आप देखोगे 888 केसेस फाइल किए गए थे, 888, इसका अगर 1% भी निकालोगे तो कितना बनेगा? ऑलमोस्ट 8 केसेस बनेंगे, बट 23 के आसपास हो पाए। और ये तो जब की बात है जब ऑलमोस्ट 6 से 7 ईयर्स का डेटा लिया गया था। अगर आप 1 साल की बात करते हो तो कुछ भी कन्विक्शन रेट नहीं, आधा % भी नहीं है। इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड ऑपरेटिव पार्ट में कमीज़ हो सकती हैं, तो लॉ ऑफ नेचर उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। कुछ गैप्स हैं, जैसे अच्छा लेजिस्लेशन बनाना, एग्जीक्यूटिव का एक्शन होना, है ना, एपेक्स कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, डिसीजन जल्दी लेना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर काम किया जा सकता है। दिस वॉज अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और छोटा सा हम लोगों ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी जान लिया। इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट किए गए थे और कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हाई कोर्ट एक्सटेंड्स रिलीफ टू राहुल गांधी इन डेफेमेशन केस। अब राहुल गांधी जी का कौन सा केस था, उसमें आपको जाने में कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये नहीं पूछने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये ज़रूर पूछेंगे आपसे कि डेफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन, फेम वर्ड समझते हो, थोड़ा सा फेम से कनेक्ट करने की कोशिश करो। डिफेम, है ना, किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन पर, उसके सम्मान के ऊपर अगर आप किसी तरीके से आप हर्ट करने की कोशिश करते हो ना, इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, है ना, और फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स, बेसिकली कोई गलत स्टेटमेंट से अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसी को डेफेमेशन को बोलते हैं। हाँ, आपने किसी को गलत तरीके से उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया हो, है ना, पब्लिकली कोई ऐसा जेस्चर, कुछ बोला हो, कुछ लिखा हो उनके बारे में गलत, है ना, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपके अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई आपने किसी गलत स्टेटमेंट के साथ उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट को पब्लिश किया जाना चाहिए, है ना, पब्लिश होनी चाहिए ओरल तरीके से भी और रिटर्न फॉर्म्स में भी। स्टेटमेंट मस्ट लोअर द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन, आपका एस्टीम भी लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तो कुछ फील हुआ भी नहीं लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया गया है।
कुछ सेक्शंस हैं हमारे इंडियन पिनल कोड के, जैसे आईपीसी का सेक्शन 499 है, उसमें डेफेमेशन की डेफिनेशन दी गई है ना। और सेक्शन 500 के अंदर बताया गया कि क्रिमिनल डेफेमेशन, उसमें 2 साल तक की अगर आपको सज़ा हो सकती है तो 2 तरह के डेफेमेशन होते हैं, है ना। एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है। सिविल का मतलब जब होता है यानी कि एक पर्सन हु इज़ डिफेम्ड, या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या फिर उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, एंड आपकी उस जो भी आपको नुकसान हुआ है ना उसका आप एक मॉनेटरी कंपेंसेशन ले सकते हो, है ना। रुपए के रकम का एक मुआवजा ले सकते हो उसके अगेंस्ट में। हालांकि इस चीज़ में आपको जिस व्यक्ति ने आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, उसको कोई जेल सेंटेंस नहीं होगा। एक होता है क्रिमिनल डेफेमेशन, इसके अंदर आप उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा भी दिलवा सकते हो, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। अब अगेंस्ट क्या है, डेफेमेशन के ऊपर जो लॉ हमारा बनाया गया था कि भाई सिविल डेफेमेशन होगा तो ये सज़ा मिलेगी और क्रिमिनल डेफेमेशन होगा तो ये सज़ा मिलेगी। तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए अगेंस्ट, उन्होंने कुछ कंसर्न बताए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है भाई, है ना। हमारी डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, हमारे यहाँ पर अगर आप कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को रखना चाहता है, भाई एक व्यक्ति ए है, ए को बी के बारे में अगर कुछ भी लगा तो ए ने अगर कुछ भी बोल दिया तो ये तो ए की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगी, वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपनी बातें, और ये तो हमारी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट है जो हमको मिला हुआ है। ये प्रॉब्लम है। फिर कुछ जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे ना, उनको जनरली हरास करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, लोगों को परेशान करने के लिए। एंड यू कैन नॉट से कि जो राइट टू रेपुटेशन है ना, इसको आप एक यू कैन नॉट एक्सटेंड की कलेक्टिव होगा, जैसे गवर्नमेंट अपने आप में कलेक्टिव टर्म है ना। तो किस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कोई गवर्नमेंट के अगर कुछ अगेंस्ट बोल रहा है तो वो डेफेमेशन के अंदर फॉल करेगा। गवर्नमेंट बहुत बड़ी है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी बॉडीज़ हैं, कमिटीज़ हैं, विंग्स हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे। एंड फिर किस तरीके से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे इवन श्रीलंका के अंदर भी उन्होंने रिसेंटली डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि अगर आप किसी को डिफेम करोगे तो आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो आप खूब खुलकर किसी को भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना होगा। तो ग्लोबल लेवल पर एक ट्रेंड चल रहा है कि डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अब जो ये लॉ होता है डेफेमेशन का, राइट टू फ्री स्पीच होता है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डेफेमेशन का लॉ है ना, खासकर जो क्रिमिनल डेफिनेशन है, ये अपने आप में वैलिड है। कैसे? उन्होंने कहा था रेपुटेशन जो होती है ना एक इंडिविजुअल की, वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है ना, और ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरे व्यक्ति के लिए फ्री स्पीच। तो हमको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ना बड़ा मेहनत वाला काम होता है, मतलब बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उनको, हर एक केस टू केस में फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश करना पड़ता है। अच्छा, मैं ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना एक वीडियो पोस्ट करूँगा, एक बहुत ही अच्छा वीडियो। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठे हुए हैं और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है ना, आई थिंक तुषार मेहता उनका नाम है, उनका एक आपस में कोई किसी गवर्नमेंट को लेकर के कोई केस है, और प्रोबेबली उसमें 19 से 20 मिनट की वीडियो है। बड़ी शानदार वीडियो है, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा ना, आप लोग देखना उसको बैठिए, आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें कि एक्चुअल में ना प्रोसेस क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी होती क्या है वो। कि आपके एग्जाम में उसमें आई थिंक प्रेसिडेंट की पावर को लेकर वो डिस्कशन किया गया है, और ये तो आपके एग्जाम का टॉपिक भी है ना। इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन, और एक्चुअल में कोर्ट का सिनेरियो है वो, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह हैं, तो वो देखना मैं चैनल पे पोस्ट करूँगा, उसको प्लीज़ स्पेंड टाइम ऑन दैट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, आप ये नहीं कह सकते कि आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, सामने वाले व्यक्ति का भी देखो ना, उसका आर्टिकल 21 है ना, उसकी रेपुटेशन भी तो उसका राइट है ना, राइट टू लाइफ में भी तो आता है ये। उन्होंने कहा था क्रिमिनलाइज कर देना डेफिनेशन को टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड रेपुटेशन इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर हम लोग इसको लोगों के ऊपर थोड़ा सा रीजनेबल तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि यार मैं किसी को कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आप लोग अपना ये लॉ लेकर आ जाते हो डेफेमेशन का, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हमने आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है ना, थोड़ी रीजनेबल लगाई है, क्योंकि उस व्यक्ति की रेपुटेशन भी तो उसका एक राइट है ना, तो हमको दोनों में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एडिटर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग जो पब्लिश करते हैं, है ना, क्योंकि उनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इंडिविजुअल पर भी और कंट्री की लाइफ पर भी। अब हम लोग एडिटोरियल वगैरह कवर करते हैं न्यूज़पेपर में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि एडिटोरियल मोस्टली जो होता है ना, इंडिविजुअल के अपने ओपिनियन होते हैं। कोई गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कोई किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ बोलता है ना, कोई किसी कंपनी के फेवर में बोलता है, कोई किसी सिचुएशन के, किसी इंसिडेंट्स के फेवर में बोलता है। तो उन्होंने कहा था ये एडिटोरियल वगैरह जो आते हैं ना, ये जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं, इन पर बहुत डिपेंड करता है वो किस तरह के कंटेंट को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वही जानते हैं। जो एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन है ना, दे शुड बी लुक्ड एट बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर एंड एट द प्लेस एट विच ही स्पीक्स एंड द ऑडियंस एटसेट्रा।
जिस जगह पर उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है उस जगह को देखना ज़रूरी है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाई किन लोगों के सामने आपने बोला, उसको डिफेम करने की कैसे लोग थे, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन अ प्रॉपर मैनर। छोटा सा टॉपिक था हमारा ये डेफेमेशन का, एंड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी फैक्चुअली बातें थी इसमें, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी है। आई पोस्ट दैट वीडियो, उसे आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना। और हो सके तो मुझे टेलीग्राम पर ही पर्सनल चैट में, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसमें यूज़र नेम है एडमिन का, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बताना भी कि हाउ डिड यू फील अबाउट दैट वीडियो, आपका क्या पर्सपेक्टिव बना। टॉपिक हमारे पास है फंड्स फ्रॉम द यूएन ऑर्गेनाइजेशंस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम FCRA। FCRA क्या होता है इन सबको जानेंगे। तो नंबर ऑफ 117 ऐसी यूएन की बॉडीज़ हैं और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन अगर आता है हमारी इंडियन एंटिटीज़ को, तो वो हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। ये अपडेट हमारे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दिया गया था। क्या होता है हमारा FCRA एक्ट, रिसेंटली क्या कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह दिए गए थे, की चेंजेस क्या किए गए हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है और उसका क्या मूव का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आसान भाषा में बाहर की कंट्रीज से अगर हमारे किसी NGO वगैरह को कोई पैसा आता है ना, इंडिया में कोई भी NGO हो सकती है और उसको इंडिया के बाहर से कोई पैसा दे रहा होता है ना, कोई भी फॉरेनर, उस पैसे को कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे वो इस एक्ट के अंदर आएगा। तो ये जब इमरजेंसी लगी थी 1976 के अंदर, उस समय ऐसा था कि कुछ बहुत सारी फॉरेन पावर्स थी जो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने की कोशिश कर रही थी, है ना। वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी। एंड फिर 1969 के में भी इस तरह के इशू को रेज किया गया था। फिर इस तरह की फॉरेन डोनेशंस जो थी ना, इंडिविजुअल को आ रही हो चाहे एसोसिएशंस को आ रही हो, इन्हें किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ताकि हमारी जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वैल्यूज़ है ना, ये मेंटेन रह सकें। तो एवरी पर्सन और NGO जिसको कोई फॉरेन डोनेशन रिसीव करना होता है, उन्हें इस एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पर उनके फॉरेन फंड्स रिसीव किए जाएंगे, एंड इन्हें उन फंड्स को उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना होगा जिसके लिए इनको रिसीव किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी NGO है, उस NGO में बाहर से फंड आया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो उन्हें चिल्ड्रन के एजुकेशन में ही इस्तेमाल करना है उस पैसे को, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड ये एक्ट ना कुछ हद तक फॉरेन फंड्स के कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट भी करता है ना। जैसे आप इलेक्शंस वगैरह के कैंडिडेट्स को नहीं दे सकते, जर्नलिस्ट को डोनेशन नहीं दे सकते, न्यूज़पेपर को, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज वगैरह को, इन सबको आप डोनेशन बाहर से नहीं दे सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी आप डोनेशन नहीं दे सकते, MPs को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। तो अमेंड किया गया था 2010 में। उन्होंने कहा था कंसोलिडेट द लॉ, है ना, किस तरीके से हम लोग इनके यूज़ एंड मिसयूज़ के ऊपर कैसे, नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज़ डेट्रीमेंटल हो सकती है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो 2020 में गवर्नमेंट ने इसे दोबारा अमेंड किया था। उन्होंने क्या किया था, और टाइट कर दिया था अपने कंट्रोल एंड स्क्रूटनी को, है ना, कि किस तरीके से फॉरेन फंड्स NGO के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किए थे कुछ सर्टेन प्रोविजंस, उनको जानने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ने नवंबर 2020 में इन एक्ट को थोड़ा सा और टाइट कर दिया था। ये बहुत क्लियर हो गया था, NGOs जो कि हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, विच में नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन किसी तरह के पॉलिटिकल एक्शन का पार्ट बन जाती हैं, कभी बंद वगैरह लगा देती हैं देश में, स्ट्राइक पे होती हैं, रोड ब्लॉक्स करते हैं, उनको पॉलिटिकल नेचर का माना जाएगा अगर वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ में या एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज़ पर द लॉ जो भी NGOs फंड वगैरह रिसीव करते हैं वो सब रजिस्टर होने चाहिए। अब ये ऐसा किया गया था क्योंकि रिसेंट हुआ ये था ना कि गवर्नमेंट ने गोल्ड का जो इम्पोर्ट होता है ना, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको 7.5 से इंक्रीज़ करके 12.5% कर दिया गया था, ताकि गोल्ड का इम्पोर्ट को थोड़ा सा गवर्नमेंट डिस्करेज कर सके, क्योंकि हमारे जो ट्रेड का जो डेफिसिट हो रहा था ना, वो प्रॉब्लम बनती जा रही थी, एंड हमारी करेंसी पे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन रहा था। अब होता क्या है ना, जब गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है ना, इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगी और लोगों का इंपोर्ट एंड कंजप्शन भी थोड़ा सा डिस्करेज होगा। तो गवर्नमेंट ने इस तरह के स्टेप्स लिए थे। अब गोल्ड का बाहर से जब इधर आ रहा होता था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत हद तक उसमें डोनेशन का भी रोल होता था। कुछ की चेंजेस किए गए थे, जैसे कि वो इंडियंस हु रिसीव अप टू 10 लाख एनुअली अपने रिलेटिव से अंडर दिस FCRA ना, तो पहले तो लिमिट थी कि आप अंडर दिस FCRA आप डोनेशन के रूप में अपने रिलेटिव्स वगैरह से बाहर से 1 लाख रुपए तक का एक साल में रिसीव कर सकते हो।
ना। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 साल में आप 10 लाख रुपए तक रिसीव कर सकते हो। अगर अमाउंट एक्सीड होती है ना, तो आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। पहले आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता था। फिर कुछ इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़ को 45 डेज़ दिए जाते हैं अगर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एंड प्रायर परमिशन के लिए टू रिसीव द फंड्स। पहले ये इससे 30 दिन था, तो डेज़ इंक्रीज़ कर दिए थे। तो कुछ अच्छे भी चेंजेस किए गए थे, लोगों को टाइम दिया गया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन फंड्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ मोर देन 20% फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। अब पहले क्या होता था ना, मान लो कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इंडिया में कोई भी एनजीओ है, सपोज का नाम एनजीओ ही है, और फॉरेन से मान लो चाइना की बात कर लो या फिर रशिया की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, यहाँ से कुछ पैसा आता था इस एनजीओ को। ऑलराइट, मान लो इन्होंने 100 करोड़ दिया था। ऑलराइट, कि ठीक है आप 100 करोड़ का डोनेशन ले लो। अभी डोनेशन नहीं, ग्रांट नहीं है। ग्रांट का मतलब कि आप इस्तेमाल करो, डोनेशन मतलब कि हमने उपकार के तौर पर, मतलब हमने आपको भले का काम के लिए दिया है, दान दिया एक तरीके से, है ना। अब ये जो 100 करोड़ दिया गया था ना, पहले क्या होता था 2020 से पहले, वो कहते थे कि 100 करोड़ में से ना आप 50 करोड़ तक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए निकाल सकते हो। अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, आपको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, अपने एनजीओ के लिए गाड़ियाँ लेनी होगी, आपके एनजीओ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप 50% तक, 50 करोड़ तक इस्तेमाल कर लो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 100 करोड़ में से ना आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे ना, वो 100 में से 80 तो आपको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा जिसके लिए पैसा आया था। सिर्फ 20 करोड़ आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आपको सैलरी देनी है, चाहे आपको अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, गाड़ियाँ खरीदनी है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। तो पहले ये 50 होता था, 50 को उन्होंने अब रिड्यूस करके 20% कर दिया था। फिर 5 और ऑफेंसेस थे, उनको उन्होंने FCRA में कंपाउंडेबल बना दिया था। टोटल 12 ऐसे ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, है ना। एंड पहले 7 हुआ करते थे, अब 12 हो गए। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते क्या चीज़ है? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये वो अपराध होते हैं जो कंप्लेनेंट होता है, यानी कि जिसने केस किया होता है ना, हु एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीज टू हैव द चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यानी कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है ना। बी ने अब कोई चोरी कर ली मान लो, है ना, थेफ्ट वगैरह कर ली थी। अब ए क्या करेगा, FIR फाइल करेगा, है ना। अब ए क्या कर सकता है ना, बी के साथ एक तरह का समझौता कर सकता है ना, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये बी को बोलेगा, देख भाई तूने चोरी की थी ना, तूने चोरी की थी 50,000 की, तू एक काम कर, तू मेरे को 70,000 रुपये दे दे, ठीक है, मैं ये FIR तेरे खिलाफ से ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, इसे बोलते कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो इनको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, है ना। हालांकि जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, ये बोनाफाइड होना चाहिए, नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन टू विच कंप्लेनेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ये बोनाफाइड होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना। अब इस व्यक्ति को 50,000 की जगह 70,000 रुपये मिल जाएंगे तो इस व्यक्ति का तो फायदा हो गया ना। ये नहीं कह सकता कि भाई तू 50,000 चोरी करे थे, मेरे को तो 10,000 दे दे, बस मैं तेरे खिलाफ FIR ड्रॉप कर दूंगा। नहीं भाई, 10,000 में तो इसका ए का नुकसान ही हो गया ना उल्टा। तो इस तरह के ना पहले 5-7 ऑफेंसेस थे, अब उसको इंक्रीज करके 12 ऑफेंस कर दिया गया था अंडर दिस FCRA एक्ट। FCRA के वॉयलेशंस में अगर आप, इट बिकम्स कंपाउंडेबल फेलियर टू इंटीमेट अबाउट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन फंड्स। यानी कि अगर आपको फॉरेन से पैसा आया किसी एनजीओ वगैरह को, उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया कि किस पर्पज़ के लिए आया था, तो वो भी इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस में काउंट हो सकता है। इस तरह के मूव्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? एनहेंसिंग द रेमिटेंसेज, है ना। इट विल कर्ब द आउटफ्लो ऑफ फंड्स एंड ऑन द अदर हैंड एनहेंस द इनवर्ड रेमिटेंसेज। हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि पहले आपके रिलेटिव्स वगैरह से 1 लाख रुपए तक आपको रिसीव कर सकते हो, अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया। तो रेमिटेंस बोलते हैं इसको, जब आपके रिलेटिव वगैरह बाहर होते हैं ना, इंडिया से बाहर, और वो आपको जो पैसा बोलते हैं, तो एक तरीके से वो गिफ्ट आता है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। अब आपको 2 फैक्ट बताता हूँ। इंडिया जो है ना, वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम नंबर के रेमिटेंस रिसीव करता है, और इंडिया में केरला इज़ द स्टेट जहाँ पर नंबर ऑफ रेमिटेंस सबसे हाईएस्ट आते हैं। और केरला में भी मैक्सिमम जो रेमिटेंस आता है ना, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है। ये तीनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रख लेना, वर्बली याद हो जाना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, हमारे यहाँ पर दूसरे बाहर से पैसा आ रहा है, तो हमारे यहाँ का फंड बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर इस तरह के मूव से हमारा फॉरेन रिजर्व भी थोड़ा स्टेबल होता है, ऑलराइट। एंड ट्रेड का डेफिसिट हमारा कम होता है। जब फंड का इनफ्लो आएगा, है ना, और आउटफ्लो कम होगा, तो हमारा ये जो गोल्ड का इंपोर्ट वगैरह होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब गोल्ड का इंपोर्ट रिड्यूस होगा तो हमारा ट्रेड में जो डेफिसिट चल रहा था वो कम हो जाएगा, हमको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं, जो ट्रेड का डेफिसिट था ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, वो काफ़ी हाई था। 20 बिलियन के आसपास का हमारा डेफिसिट चल रहा था। 20 बिलियन का डेफिसिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया है और एक ग्लोबल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया ने 100 बिलियन के आसपास की चीज़ें बेची थी,
है ना। और ग्लोबली हम लोगों ने खरीदा कितना था, 120 बिलियन का। तो गैप कितना का आ गया, 20 का। ये हमारा 20 उसमें चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट में। ये मैंने बहुत ही छोटू सा एग्जाम्पल लेकर के बताया। एक्चुअली में कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट होती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट आपको थोड़ा सा डेफिसिट के बारे में समझना होगा। और ऐसे सरप्लस हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पर होता 200 रुपये, हम लोगों ने 200 बिलियन का बाहर बेचा और हम लोगों ने खरीदा मान लो 150 का, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा सरप्लस में चल रहा है ट्रेड। ठीक है, कितने में, 50 के सरप्लस में चल रहा है। तो इस तरीके से छोटा छोटा हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। तो दिस वाज अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। लेट अस कवर दिस एडिटोरियल। बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। टॉपिक है इसका, द G20 कैन बी द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्टरनेटिव। और इसको लिखा गया TP श्रीनिवासन जी ने। ये एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे एंड गवर्नर भी रह चुके हैं इंडिया ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। और कंटेंट बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ बातें पता होंगी। एक तो इसमें परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन है, US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। 1 2 3 4 5। अब ये परमानेंट 5 क्यों है UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, क्योंकि जब UN सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था ना, उस दौरान पर इन 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर थी। तो इन 5 ने डिसाइड कर लिया था आपस में, जो वोटिंग हुई थी, इनके पास पावर थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है, 1945 के बाद की बात है ये। प्लस में 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि रोटेशन पे चेंज होते रहते हैं। अब हुआ ये है ना, इंडिया भी चाहता है कि भाई इसके अंदर हमारे को P5 में सीट मिले। वैसे तो US, UK, फ्रांस, रशिया, ये 4 कंट्री तो चाहते हैं कि इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए परमानेंट में। एक्चुअली इंडिया के अलावा ना जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, इवन इंडोनेशिया भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग परमानेंट 5 का मेंबर बन जाए। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि परमानेंट 5 के मेंबर बनने के लिए इसमें ना वीटो पावर होती है इनके पास। तो चाइना बार बार अपनी वीटो पावर को यूज़ करके, वीटो पावर ना काफ़ी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है। तो अगर 4 लोगों ने हाँ भी कर दी ना, लेकिन चाइना मना कर देगा ना, तो वो वोट ना उनका अगेंस्ट चले जाएगा। तो चाइना हर बार इंडिया को रोक देता है इसका मेंबर बनने के लिए जब भी बात की जाती है। इतने बड़े UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर इंडिया परमानेंट 5 का मेंबर बन जाएगा ना, तो इंडिया की ग्लोबल सिनेरियो में ना इंडिया की रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। इंडिया ने ये भी कहा था कि भाई चलो ठीक है, तुम हमें मत बनाओ, ठीक है, हमको तुम मत बनाओ, बट एक काम तो कर लो, एटलीस्ट ये जो अफ्रीकन रीजन है ना, यहाँ से तो किसी कंट्री को तो ले लो। अफ्रीकन रीजन से कोई भी कंट्री नहीं है आपके इसके अंदर। एटलीस्ट हमारे एशिया से चाइना है, रशिया है ना, उधर से US, UK है, यूरोप से भी है, अमेरिका से भी है, बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आप किसी को तो मेंबर बनाओ इसका। अब हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखो, G20 में ना 19 कंट्रीज़ है, प्लस में यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा है। G20 की शुरुआत कब हुई थी? G20 को 1919 में बनाया गया था वाया G7 ग्रुप। क्यों? क्योंकि कुछ मेजर इश्यूज थे, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबको हैंडल करने के लिए। अब इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी आई है और ये सब ना अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन पे होता है, ऑलराइट। तो एक सर्टेन रिलेक्टेंस था, है ना, कि इंडिया किस तरीके से रशियन इन्वेजन को अवॉइड करेगा। इंडिया ने ओपनली बोल दिया है कि G20 के अंदर हम लोग यूक्रेन का जो ये इन्वेजन हुआ है ना, इसको सेंटर पीस पे नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि इंडिया हैज़ अ फियर ऑफ फेलियर नॉट टू कंडेम रशिया। और ये बात इंडिया ने पहले क्लियर कर दी थी कि हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। हाँ, हम यही चाहते कि कोई वॉर वगैरह हो, बट वी कैन नॉट ओपनली से कि रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। खासकर कि जो G20 का समिट अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में कवर हुआ है ना, बाली के अंदर, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी इंडिया की पोजीशन को लेकर। और US के जो प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडन, उन्होंने बहुत ओपनली मेंशन भी कर दिया था कि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, इंडिया वॉर के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया रशिया को कंडेम नहीं करने वाला है। तो क्या ये सही समय है, क्या ये सही जगह है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है? हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो इस मोमेंट के ऊपर इंडिया का इस प्रेसिडेंसी को होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट नाउ जो वर्ल्ड है ना, वो देख रहा है कि UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसका ऑल्टरनेटिव लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ना वीटो पावर के द्वारा पैरालाइज किया जा चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रशिया और चाइना जो होते हैं ना, ये दो होते हैं जो अपनी वीटो पावर को दूसरों के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। इंडिया के अगेंस्ट तो एकमात्र चाइना ही यूज़ करता है। कोई भी रिफॉर्म जो लाया जाएगा UNSC के अंदर, है ना, खास करके जब उसके परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड करने की बात की जाती है, तो उसके परमानेंट मेंबर्स को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। एंड जो भी बेनिफिट मिलना होता है ना इसके थ्रू, वो सबको मिल नहीं पाता है। फिर हर एक कैंडिडेट के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है जो उसको उस मोमेंट पर रोकने की कोशिश करता है।
पिछले 30 सालों के अंदर इंडिया ने जितने भी प्रपोजल्स बनाए थे ना, उसमें नन ऑफ देम कैन कमांड द वोट्स ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। यानी कि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं था जिसमें पांचों की पांचों कंट्रीज होती उन्होंने एग्री किया हो। और खास करके जो यूएन की जो जनरल असेंबली भी होती है ना, वहाँ पर भी 2/3 के आसपास ही वोट्स आ पाते हैं। अब G20 क्या है, G7 से कैसे बना था 2008 के क्राइसिस को हैंडल करने, सॉरी G7 मैंने गलत बताया था स्टार्टिंग में, G7 1999 में बना था और G20 जो था ना 2008 के क्राइसिस के G20 2008 के क्राइसिस के बाद बनाया गया था। अब 21st सेंचुरी के अंदर हम लोगों को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का बैलेंस बनाना है, इसके लिए G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट नाउ जो भी परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ना, उन्होंने बता दिया कि कैसे वो लोग अफ्रीका, लैटिन अमेरिकाज को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द वीटो इशू जो पैरालिसिस चलता है जिसको हम बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस, उसके कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन का जो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक कंसेंसस डिसीजन जो होगा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। जो चीज़ें G20 में एक्सेप्ट की जाएंगी ना, उनका इंप्लीमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब रिसेंटली देखने को मिला था कि ये जो G20 है ना, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक बॉडी से चेंज होकर के और एक पॉलिटिकल बॉडी में बदलता जा रहा है। इकोनॉमिक बॉडी क्या होता है, 2008 में जो इसको बनाया गया था, तो मेजरली क्यों बनाया गया था, 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, उनको हैंडल करने के लिए। अब ये एक पॉलिटिकल बॉडी में बनता जा रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द बाली डिक्लेरेशन। जिसमें बात की गई थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के कंसेंसस कैसे बनाया गया था। थी रशिया यूक्रेन वॉर अपने आप में इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, राइट, लेकिन मोर देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये एक पॉलिटिकल इशू है। अगर G20 अपने आप में एक पीस मेकर बन के आता है यूरोप के अंदर, तो पूरे ही ग्रुप के अंदर इसमें एक इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की लेजिटिमेसी प्रमोट हो जाएगी, है ना, और ये ग्रेजुअली यूएनएससी का ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। एक्चुअल में वर्ल्ड के अंदर जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको हैंडल करने का काम किया है पीस एंड स्टेबिलिटी का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। बट इवन आफ्टर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ही एक मेंबर है हु इज कॉजिंग ऑल दिस इशू, दैट इज रशिया। दैट मीन्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज अप टू द बेस्ट। तो हमें ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आया था ना, वो था कि नन ऑफ द मेंबर्स कुड प्रिवेंट द इस मीटिंग्स बाय द यूज ऑफ वीटो। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसी एक मेंबर को आइसोलेट ना करें, है ना। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, और सॉल्यूशन भी ऐसा जो सबके द्वारा स्वीकार्य हो, सब उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। रशिया के पास अपने रीजंस है अपने बिहेवियर को लेकर के, है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है, परमानेंट मेंबर ही अगर दूसरे पे वॉर करेगा और हर एक रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा, तो यूएन को तो इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है। यार ये तो सॉल्यूशन पे हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हाउ कैन वी मूव अहेड, है ना। तो पहला जो स्टेप होगा इंडिया का, वो था कि जो बाली डिक्लेरेशन में हाईलाइट करना कि कैसे एक रोड मैप बनाया जाएगा पूरे G20 को, फ्यूचर में क्या एजेंडा रखने वाला है हमारा। एंड अगर रशिया एक एस्केप रूट की तरह अपने आप को देख रहा है ना, तो रशिया को भी इंडिया के रोल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह निकल के आएगा। अब इसके कारण इंडिया फ्यूचर में होने वाली जो इश्यूज़ होंगे, खास करके G20 कंट्रीज़ के, उनको हैंडल करने के लिए भी काफ़ी कैपेबल हो जाएगा। इंडिया अपनी एक अल्टीमेट गोल है इंडिया का, इंडिया चाहता है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, और इंडिया का वो गोल अचीव हो जाएगा अगर G20 की जो एजेंडाज है उनको फुलफिल कर लिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ न्यू रोल, कि ये अभी जो रोल दिया जा रहा है इंडिया को कोई नया रोल नहीं है। पहले इस तरह की जिम्मेदारी इंडिया के पास आ चुकी है। इंडिया ने पहले भी बहुत सारे जगहों पर अपना रोल प्ले किया था, खासकर कि जो हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट आती है ना, जिसमें कि जो भी कॉलोनीज़ थी ना, ब्रिटिश कॉलोनीज़, उन सब ने मिलकर के ग्रुप बनाया था। दो तरह के वर्ल्ड बन गए थे, एक साइड हो गया था रशिया, एक साइड हो गया था यूएस और यूएसएसआर। कुछ कंट्रीज़ बच गई थी, उन्होंने अपने आप को कहा था कि हम कहीं अलाइन भी नहीं करेंगे। तो इंडिया अपने आप में इंटरनेशनल पीस को लेकर हमेशा से एक ऑनेस्ट ब्रोकर रहा है ना, और ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि इंडिया ने कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशंस भी लिए थे, जैसे कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला, एंड इंडिया ने बहुत सारे जो लैंडमार्क रेजोल्यूशन थे ना यूएनएससी के, उनके ऊपर भी बात की थी, जैसे पैलेस्तीन को लेकर हो गया, और इसके अलावा जो मल्टीलेटरल फोरम में मल्टीलेटरल फोरम में डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या रोल रहने वाला है। एंड बहुत सारे कुछ पार्ट थे, जैसे कि हवाना समिट भी हुआ था ना, जहाँ पर जो अरब्स वगैरह थे ना, वो इजिप्ट के अगेंस्ट में टर्न हो गए थे, उसमें भी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड जो किस तरीके से इंडिया दूसरे सिचुएशंस पर अपना रोल प्ले करेगा, तो G20 के प्रेसिडेंट होने के तौर पर ना इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा गुडविल है, जो इंडिया ने यूएन से अर्न भी किया है। अब G20 अपने आप में इंटरनेशनल अफेयर्स में एक ग्लोबल आर्बिटर की तरह निकलने वाला है, एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बनेगा जहाँ सारे मेंबर्स इक्वल होंगे, है ना। हालांकि यूएनएससी को पूरे तरीके से रिप्लेस करने में शायद काफ़ी टाइम लग सकता है,
है ना, कंप्लीटली इसको वैनिश करने में और एक नया निकलने। लेकिन ये जो लंबा समय होगा ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है पहले ही। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी, और ये बहुत कम होता है ऐसी हिस्ट्री के अंदर कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और इट विल बी वर्थ टू गिव इट अ शॉट अगर इंडिया इस तरह की चीज़ को 100% तक लेके जा सकता है तो। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जा रही है। दूसरी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर कह भी रहे हैं कि इंडिया की जो राइट नाउ डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत इम्पैक्टफुल भी है। तो दैट्स इट इन दिस एडिटोरियल। और टीपी श्रीनिवासन जी ने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया कि क्या G20 UN सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इट्स अ मेन क्वेश्चन एक्चुअली, मेंस का। ऐसे पर मेंस का क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। कीप कमेंटिंग अगर आपको कुछ और बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं वन लाइनर स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए, जो खासकर जो लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने में इंटरेस्टेड है कुछ स्टेट पीसेस वाले एग्जाम के लिए। प्रोबेबली 2 से 3 दिन के अंदर मैं वन लाइनर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। और कुछ और भी देख रहा था साथ साथ में, पहले एक और वीडियो पोस्ट करना मोर देन दिस न्यूज़ एनालिसिस, वो भी बताता हूँ 1-2 दिन में। बट अभी वन लाइनर का तो मैंने हो गया कंफर्म, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।